Hey guys, how are you all and how's the preparation going on? In today's video, we guys are going to discuss the most important questions which were asked in the previous years in your MNS examination. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं. बट बिफोर दैट वन थिंग इज दैट डू लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको आप डेफिनेटली प्रेस करिएगा ताकि आपके पास जो हमारे आने वाली करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और वीडियोस हैं, उसके साथ जो ट्रिक्स की वीडियोस हैं और जो आपके लिए मोटिवेशनल कंटेंट जो आने वाला है आप उसकी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो. आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में एंड हम लोगों ने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं एंड राइट नाउ वी गाइस ऑन क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज टस्क ऑफ एलिफेंट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ. जो आपकी एलिफेंट है उसकी जो टस्क होती है वो किस चीज की जो मॉडिफिकेशन है वो होती है. हमारे पास ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस है. फर्स्ट इज लोअर कैनाइन, लोअर इंसीजर, अपर कैनाइन एंड अपर इंसीजर. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड आई बिलीव कि आपने अभी तक जो अपना आंसर है वो लगा लिया होगा. अब ऐसे बोलते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, तो वही होता है टस्क. अब टस्क जो है वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है. सो आई बिलीव कि आपने जो आंसर अपना लगाया होगा दैट इज योर अपर इंसीजर. अपर इंसीजर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत बार क्या होता है, अगर हम टस्क की बात करते हैं, टस्क क्या होता है, जो हमारा माउथ है उसमें से बहुत बार क्या होता है काफी सारे जो मैमल स्पीशीज हैं उनके जो दांत होते हैं वो बाहर निकल आते हैं. लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर पिग्स की बात करेंगे, हिपोपोटामस की बात करेंगे, वॉल्रस की बात करेंगे तो वहां पर वो कैनाइन होते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेशली एलिफेंट्स के बारे में तो वहां पर जो होते हैं वो होते हैं अपर इंसिजर. ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में जान सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाता है कि पिग्स के बारे में पूछेगा, हिप्पो के बारे में पूछेगा तो उस टाइम पे वो जो टीथ होते हैं वो आपके कैनाइन होते हैं. लेकिन आपका जो एलिफेंट है, एलिफेंट के केस में वो आपके अपर इंसिजर होते हैं. अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया इज गिवन बाय. जब भी हम मेडिसिन सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हुए हैं बहुत बहुत ज्यादा फेमस नाम है एंड ओल्डेस्ट की बात यहाँ पर हो रही है. लेकिन आपसे क्वेश्चन कुछ और तरीके से भी यहाँ पर पूछा जा सकता है. हु इज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी आपसे पूछा जा सकता है. आपसे पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं. सो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, दैट ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया जो था वो किसने दिया है. सो ऑप्शन है पतंजलि, हिपोक्रेट्स, हनीमैन एंड चरक. सो राइट आंसर दिस क्वेश्चन एज चरक. चरक के बारे में अगर आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, चरक संहिता के बारे में आपने अगर सुना है तो ये आपकी एक बहुत ही पुरानी एक बुक है जो कि आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड है. अगर हम चरक की बात करेंगे, चरक वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स टू द आयुर्वेदा एंड एंशिएंट इंडिया के टाइम की ये सारी की सारी बातें हैं. एंड अगर हम बात करते हैं जो हमारी मेडिकल लिटरेचर है जिसको हम बोलते हैं चरक संहिता, ये उसके कंपाइलर हैं और उसके एडिटर हैं. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. लेकिन इसी के साथ में आपके पास एक क्वेश्चन और यहां पर आ सकता है दैट हु इज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी. आपसे ये क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है कि जो इंडियन सर्जरी है उसके जो फादर हैं उनका नाम क्या है. सो द नेम ऑफ द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी इज सुश्रुत. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सॉरी, पहला क्वेश्चन हमारा चरक वाला हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका दैट हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन. जो आपकी मॉडर्न मेडिसिन है उसके जो फादर हैं वो कौन है. द राइट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स जो है उसका राइट आंसर होगा. तो एक ही क्वेश्चन के साथ हमने 3 से 4 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करा है. अगर हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जेनेटिक्स के चैप्टर से आता है तो आपको इसको देख के चीज समझ आनी चाहिए कि आपका जेनेटिक्स से क्वेश्चन आ सकता है. जेनेटिक्स के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आपका कोडोमिनेंस हो गया, आपका मल्टीपल एलिलिज्म हो गया, उसी के साथ में आपकी जो कुछ जेनेटिक डिजीजेज है वहां से भी आपका जो क्वेश्चन है वो आ सकता है. लेकिन अगर इस क्वेश्चन की हम अगर बात करते हैं और इस क्वेश्चन की गहराई तक अगर हम जाते हैं तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ. कि जो सेक्स ऑफ चाइल्ड है वो किसके सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन करा जाता है. मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है. राइट आंसर क्वेश्चन इज योर फादर. आपको मुझे पता है, आपको ये चीज पता है कि आपके ह्यूमन के बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 2 टुकड़ों में टूटे होते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स. मुझे पता है कि आपको ये चीज भी पता है कि आपके ऑटोसोम्स कितने होते हैं. सो यू हैव 44 ऑटोसोम्स एंड आपके जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स.
मुझे ये चीज़ भी पता है कि आपको ये चीज़ बहुत बेसिक लग रही होगी, क्योंकि हम एक हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म क्रैश कोर्स, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं ताकि हम इसको रिवाइज दोबारा से कर सकें। अगर सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें, अगर हम मेल की बात करते हैं और दूसरा हमारा होता है फीमेल, तो मेल के अंदर जो होता है दैट इज योर एक्स वाई, एंड दैट योर फीमेल के अंदर जो होता है वो होता है आपका एक्स एक्स। तो अब क्या होता है, जब भी मीटिंग होती है तो उस टाइम के ऊपर जो आपका सेक्स ऑफ चाइल्ड है उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको हम ना एक छोटे से ग्राफ के साथ समझते हैं, एक डायग्राम के साथ समझते हैं। यहाँ पर हम अगर राइट हैंड साइड में देखते हैं तो हमें यहाँ पे फादर दिख रहे हैं, जिनका जो है सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई है, मदर के हैं एक्स एक्स। जब इनकी मीटिंग हुई तो उस टाइम के ऊपर 4 तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जब हमारे पास फीमेल होती है जिसको बोलते हैं हम डॉटर, डॉटर के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों एक्स एक्स होते हैं, लेकिन जो सन होता है, जो मेल होता है, उसके अंदर एक्स वाई होते हैं। तो जो फादर है उसके अंदर एक जो क्रोमोसोम है वो वाई क्रोमोसोम था, तो उसी के कारण जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड था वो जो है आपका वो फादर के वजह से डिटरमाइन होता है, वो मदर की वजह से डिटरमाइन नहीं होता है। So, अगर हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, फीमेल्स हैव XX chromosomes and male have XY chromosomes, and a male infant results if the male contributes his Y chromosome, and while female infant results if he contributes his X chromosome। मतलब अब क्या है, जब XY और जब हम लोग XX का कॉम्बिनेशन ले रहे होंगे, अगर हमारा XX कंबाइन हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएंगी, और अगर हम XY के साथ अगर कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो उस टाइम के ऊपर मेल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो 4 कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से बनते हैं। मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि जो फादर का जो सेक्स है, सॉरी जो आपका बच्चा होता है, जो आपका बेबी होता है, उसका सेक्स है वो फादर डिटरमाइन करता है, ना कि मदर। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल डिवीजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल। जब भी हम सेल साइकिल के बारे में यहाँ पर आपके साथ बात करते हैं तो कुछ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी सेल साइकिल का चैप्टर आता है तो सेल डिवीजन के ऊपर हम जब जाते हैं तो अगर हमें साइकिल समझ में आती है तो उस टाइम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन समझने से ज़्यादा ज़रूरी है साइकिल को समझना। तो अगर हम साइकिल को समझते हैं, साइकिल जो है वो आपकी स्टार्ट होती है जीवन फेज के साथ। अगर हम जीवन फेज की बात करते हैं तो जब भी आपका सेल जीवन फेज के अंदर होता है उसके बाद भाई 3 ऑप्शन होते हैं। अब 3 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन इसके पास ये है कि भाई वो जीवन फेज से डायरेक्टली चला जाए एस फेज में, ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ये है कि भाई उसका मन नहीं कर रहा कि भाई मुझे नहीं करनी है सेल साइकिल आगे कंटिन्यू, तो वो क्या करेगा, वहां से बाहर क्विट कर जाएगा और वो चला जाएगा जी नॉट फेज में। अब उसके अलावा उसके पास एक और ऑप्शन है कि उस सेल साइकिल को वो खत्म कर दे और डिफरेंशिएशन को कॉज करता है। तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही वो जीवन से एस फेज में चला गया, अब एस फेज को हम क्या बोलते हैं, एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, जहां पर क्या है आपका जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन को कॉज करता है। अब क्या होगा, जब डीएनए आपका जो है वो रेप्लिकेट करेगा, कहां पे करेगा, एस फेज के अंदर करेगा। अब उस टाइम के ऊपर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, उसका जो कंटेंट होता है वो जो पहले का जो कंटेंट होता है उससे वो डबल हो जाता है। मतलब डीएनए डबल नहीं होता, उसका जो कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। एंड अब क्या होगा कि एस फेज के अंदर वो एक बारी आ गया, उसके बाद पीछे जाने का कोई भी जो रास्ता है वो उसके पास नहीं है, और वो जो है एस फेज से आगे जाते हुए G2 फेज से होते होते उसको जो है वो जो डिवीजन है अब करनी ही पड़ेगी, और साइकिल है वो पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो दैट्स अ वेरी वेरी मैंडेटरी थिंग फॉर हिम। सो एस फेज से पीछे जाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। So cell division cannot be stopped in which phase of cell cycle? So right answer question is S phase। ये जो आपको मैंने अभी डायग्राम दिखाया है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन डायफ्राम कम्स आउटसाइड, मूव्स डाउन, गोज इनसाइड एंड मूव्स आउट। जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं और ब्रीदिंग की अगर जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम के ऊपर डायफ्राम जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल जो है प्ले करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपिरेशन के टाइम पे डायफ्राम कहाँ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पर यह है हम उसके मैकेनिज्म को समझ लें, ताकि अगर इस बार इस तरह का रिजेंबलेंस वाला क्वेश्चन अगर आपके साथ आता है तो आप उसको बहुत आराम से कर पाओ। तो अगर हम इसके डायग्राम के ऊपर आपको लेके चलें, सो हैव अ लुक ओवर दिस। देखो हमारे पास 2 तरह के डायग्राम्स हैं, फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकेंड इज योर एक्सहेलेशन। ये हमारे लंग्स हैं, बाहर हमारा रिबकेज है, और ये मतलब मान लीजिए कि आपकी नेजल कैविटी यहाँ पर इस एरिया में है, और आपकी जो एयर है वो अंदर जा रही है फ्रॉम एटमोस्फेयर। अब यहाँ पे है ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज योर डायफ्राम। ये यहाँ पर डायफ्राम ये है, और यहाँ पर जो डायफ्राम है वो ये है। अब हमारे पास 2 तरह के प्रोसेस हैं, फर्स्ट इज योर इनहेलेशन एंड सेकंड इज योर एक्सहेलेशन। अब जब भी हम इनहेलेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा, हमारा जो आउटर एटमॉस्फेयर है, अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किस तरह से होता है, मैं आपको एनसीईआरटी का एक जो पेज है उसको यहाँ पर एकदम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत आसानी से। इस तरह चीज़ों को याद रखना कि कभी भी जो एयर मूव करती है वो आपकी हाई टू लो प्रेशर पे मूव करेगी, ठीक है, वो आपकी हाई टू लो प्रेशर के ऊपर मूव करेगी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के साथ अगर बात कर रहे हैं तो जब इनहेलेशन होगी उस टाइम पे क्या होगा, आउटर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो आपका ज्यादा होगा,
ठीक है, तभी वो अंदर आ पाएगा। तो उस टाइम पर क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर होगा वो कम होगा और बाहर का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, तो बाहर से अंदर जो एयर है वो आएगी। तो जब इंस्पिरेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो डायाफ्राम आपको कुछ पहले इस तरह से दिख रहा था, अब वो नीचे की तरफ आएगा और वो कुछ इस तरह से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो डायाफ्राम आपका नीचे आ जाएगा। तो उस टाइम डायफ्राम को नीचे लाने का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि जो आपकी कैविटी है, कैविटी के अंदर आपको जो स्पेस है उसको बढ़ाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डायफ्राम नीचे आता है और जो स्पेस है वो कैविटी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से इनहेलेशन होती है। जब हम इनहेलेशन होगी तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। अब अगर बात करते हैं एक्सहेलेशन की, अब एक्सहेलेशन कब होगी, जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होगा, क्योंकि एयर तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव करेगी। तो जब अंदर का प्रेशर हाई हो जाएगा उस टाइम के ऊपर अंदर के प्रेशर को हाई करने के लिए क्या होता है, आपने अगर केमिस्ट्री के अंदर लॉस पढ़े होंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपने लॉ पढ़ा है, मुझे नीचे लॉ का नाम बताना, क्या मुझे पता लग जाएगा उसे कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी कम वॉल्यूम होगी। अब एक्सहेलेशन में क्या होना होगा, एक्सहेलेशन में हमें वॉल्यूम को कम करना है। जब हमें एक्सहेलेशन में वॉल्यूम को कम करना है उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम के ऊपर प्रेशर ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाएगा। प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। जब हमने प्रेशर को बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को कम करा उस टाइम के ऊपर क्या होगा, जो हमारी चेस्ट की कैविटी है, जो हमारी चेस्ट का जो स्पेस है उसको कम करना पड़ेगा, तभी प्रेशर बढ़ेगा। तो जब प्रेशर को कम करेंगे तो डायफ्राम जो है वो वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब इनहेलेशन के टाइम पे क्या हुआ, डायफ्राम हमारा नीचे आया। एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या हुआ, जो हमारा डायफ्राम था वो ऊपर की तरफ चला गया। सो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। इन एक्सहेलेशन द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड द चेस्ट वॉल मसल्स रिलैक्स, causing the chest cavity to get smaller and push air out of the respiratory system through the nose or mouth। सिर्फ और सिर्फ इसको समझने के लिए ना बहुत ज़्यादा तुम्हें रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक लॉ के बारे में समझ लो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आपका प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम आपका कम होगा, जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तब उस टाइम पे आपका प्रेशर जो है वो कम होगा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से ही होता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स के चैप्टर की, वहां से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, अगर हम यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप की अगर आपके साथ बात कर रहे हैं तो अब यूनिवर्सल डोनर के साथ हमारे पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट की भी बात जो है वो यहाँ पर आती है। यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है वो पूरी पूरी होती है। अब इस चीज़ को मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, इसके लिए हमारे पास एक चार्ट है, लेकिन आप उससे पहले अपना आंसर लगा लीजिए। मैं भी आपको आंसर बता देता हूँ। द आंसर इज ओ। आई बिलीव कि तब तक मैं सब चीज़ें बोल रहा होता हूँ, आप लोग उसके जो आंसर्स हैं वो लगा लेते हैं एंड अपने जो मार्क्स हैं वो नीचे डेफिनेटली लिख के जाया करिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। एंड आपको यहाँ पर काफ़ी सारी जो नॉलेज है वो देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और एक एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन को हम लोग एक के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, जिससे जो चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। हमारे यहाँ पर पर्पस ये नहीं होता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए जाएं या फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए जाएं। हमारे यहाँ पर पर्पस ये है कि जितने क्वेश्चन हम कराते हैं उसके जितने भी सारे के सारे आपके कंसेप्ट साथ में एसोसिएटेड हैं, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। अब जब भी हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं। फर्स्ट इज योर एंटीजन एंड सेकंड इज योर एंटीबॉडी। जब हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी की आपके साथ में बात कर रहे होते हैं तो मैं आपको इसकी ना डायग्राम पे लेके चलता हूँ। देखो, वैसे ना हम ओ की बात करते हैं, ओ इसका जो डोनर है वो नहीं होता है, एक्चुअली वो ओ नेगेटिव होता है। अब इसके अंदर भी आपके दो तरह के क्राइटेरिया आ जाते हैं, आर एच पॉजिटिव हो जाता है, आपका आर एच नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ें जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर चलते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन में चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं इस चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप्स। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, मुझे नहीं पता कि आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, सो हैव अ लुक। आई थिंक सो अभी आपको ये डायग्राम कंप्लीटली विजिबल होगा। सो हैव अ लुक ऑफ दिस डायग्राम। जब हम इस डायग्राम को देखते हैं उस टाइम के ऊपर हमें ऊपर लिखा हुआ है दैट ब्लड टाइप लिखा हुआ है। ब्लड टाइप के नीचे हमारे पास काफ़ी सारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो दिए हैं। यहाँ पे ए है, बी, ए बी एंड ओ। इसी एक डायग्राम के साथ हम लोग पूरा पूरा ब्लड को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, रेड ब्लड सेल टाइप कौन से हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड ओ। अब जब हम बात करते हैं, जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है इसका मतलब ही ये है एंटीजन। ये बी की फॉर्म में बी यहाँ पे एंटीजन है। इसके अंदर ए और बी, ए बी के अंदर दोनों एंटीजन हैं और ओ के अंदर आपका कोई भी एंटीजन नहीं है। अब एंटीजन जो हमारे पास ब्लड ग्रुप के अंदर होगा, जब भी आपके पास एंटीबॉडी की बात करी जाएगी, एंटीबॉडी का मतलब है उस चीज के अगेंस्ट। तो अगर हमारे पास ए के अगेंस्ट एंटीजन होगा तो वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए ए के अगेंस्ट जो हमारी एंटीबॉडी है वो नहीं होती है। ए के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी नहीं होगी और एंटीबॉडी जो हमारी प्लाज्मा की होगी। अब प्लाज्मा के अंदर हमारी जो एंटीबॉडी है वो क्या होती है, देखो अगर हम लोग ब्लड के कॉम्पोजिशन को अगर आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, तो अगर मैं ब्लड को डिस्कस करता हूँ तो आपके ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है आपका, उसके साथ में आपके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं और आपके बाकी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम लोग मिला के फॉर्म्ड एलिमेंट्स का जो नाम है वो आपका वहां पर देते हैं। तो इस तरह से चीजें हैं वो वहां पर आपकी रहती हैं।
सो इफ वी डिस्कस अबाउट द ब्लड, प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट्स, तो अगर प्लाज्मा की हम कंपोजिशन की बात करते हैं ब्लड के अंदर तो इट्स 55%, एंड आपके एरिथ्रोसाइट्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 44% होते हैं, या फिर आप 45% कह सकते हैं, और आपके जो 1% जो रहता है वो बाकी के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो रहते हैं। तो अगर ब्लड की नॉर्मली बात करते हैं तो आपसे ब्लड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो मेल है उसके अंदर जो ब्लड की वॉल्यूम है वो कितनी होती है। सो इट इज़ 5 to 6 लीटर्स इन मेल, एंड आपका अगर फीमेल्स की हम बात करते हैं तो 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल। आपके हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो कंपोजिशन है वो कितनी होती है। अगर आपको सेपरेटली ब्लड पढ़ना है तो आप वो बता दीजिएगा, हम उसको ब्लड को भी एक बार पढ़ लेंगे। अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा के बारे में, और एंटीबॉडीज आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपकी प्लाज्मा में होती है। तो अगर किसी बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो उस टाइम के ऊपर जो उसका जो एंटीजन होगा उसकी ब्लड ग्रुप के अंदर, जो उसका ब्लड है उसके ऊपर जो ब्लड का सेल होता है, जैसे कि मान लो आरबीसी है, तो उसके ऊपर जो उसका एंटीजन होगा वो आपका ए होगा, एंड उसकी जो अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर होगी वो होगी बी। ठीक है, एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल कौन सा होगा, ए एंटीजन, और आपका जो एंटीबॉडी होगी वो होगी बी। अब इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है, अब इसको ब्लड दे सकता है या तो ए, क्योंकि अगर बी वाला बंदा अगर इसको ब्लड ग्रुप वाला बंदा अगर इसको ब्लड देगा तो उस टाइम के ऊपर जो बी एंटीबॉडीज हैं वो उसको खत्म कर देंगी। ठीक है, अब दूसरा हो गया ओ वाला। ओ वाला क्यों दे सकता है, बिकॉज ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। अब ओ क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन होते ही नहीं है, ओ हर किसी को ब्लड जो है वो दे सकता है। उसी तरह से अगर हम आगे बात करेंगे बी की, तो उसमें एंटीबॉडी ए होगी, एंटीजन बी होगा, और इसको कौन कौन दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी और ओ वाला दे सकता है। बी वाला क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर बी एंटीजन है। ए वाला क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी ए है। उसी के साथ में ओ वाला जो है वो क्यों दे सकता है, क्योंकि ओ जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई भी जो आपके एंटीजन्स हैं वो नहीं होते हैं। अगर हम आगे चलेंगे ऑन ए बी, तो यहाँ पर ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। तो एंटीबॉडीज ना होने के कारण ये क्या कर सकता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं। तो अगर वो ए वाला लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बी वाला लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट बन जाता है। ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। तो सारे के सारे नीचे अपना ब्लड ग्रुप लिखना कि तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। अगर हम लास्ट पे चलते हैं, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो, दैट इज द ओ ब्लड ग्रुप। ओ के अंदर क्या होगा, आपका एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। अब ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है। जब कोई एंटीजन ही नहीं होगा तो कोई एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी ही नहीं। तो ओ इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है देन डेफिनेटली आपको मैंने सारी की सारी चीज़ें समझा दी हैं, तो आपको वहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। With that, let's move on to our next question. हमारा जो अगला क्वेश्चन है that says that which is responsible for color blindness. जो हमारे अगर यहाँ पे सेल्स लिखना भूल गया, which cells are responsible for color blindness. अब color blindness, night blindness दो हमारे पास अलग अलग तरह की चीजें हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे अगर आप लाइसेंस लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट है वो होता है, और कलर ब्लाइंडनेस भी काफी प्रकार की होती है। अगर हम बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जीके के अंदर कि ड्यूरिंग द लाइसेंस टेस्ट या फिर फॉर डिटेक्टिंग द कलर ब्लाइंडनेस विच इंस्ट्रूमेंट वी यूज, सो हम यूज करते हैं इशिहारा कार्ड्स का। और यहाँ पर सेल्स के बारे में पूछा गया दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शंस हैं रॉड्स, कोन्स, आइरिस एंड रेटिना। द राइट आंसर क्वेश्चन इज योर कोन्स। कोन्स जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर योर कलर ब्लाइंडनेस। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कोन्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस अगर नॉर्मली बात करते हैं तो आपकी एक जेनेटिक कंडीशन होती है, एंड यहाँ पर ये डिफर करती है कि आपके पास कितने जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो रेटिना के पास जो है वो पाए जाते हैं। एंड जो सेल्स हैं वो जो डिफरेंट हमारी जो लाइट है उसके हिसाब से जो लाइट के अंदर जो कलर्स हैं वो किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू द सर्टेन वेवलेंथ्स। अब इन सेल्स को हम बोलते हैं कोन्स। ये आपका जो कलर होता है डिफरेंट उसको ये डिस्टिंग्विश करते हैं, एंड ये सेल्स तो वहां पर होते हैं जब लाइट इनके ऊपर पड़ते हैं तो ये रेटिना को मदद करते हैं इस चीज को डिस्टिंग्विश करने में कि जो कलर है वो कौन सा है। अब इसके अंदर भी कुछ डिफरेंट तरह की आपकी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, जैसे कि आपकी हो सकती है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, उसी के साथ में आपकी ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, एंड बहुत सारी जो रेयर जो एप्लीकेशंस होती है उसके अंदर जो आपकी कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस है वो भी जो सिचुएशन है वो हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये पूछेगा कि कलर को सेंस करने के लिए कौन से सेल्स होते हैं तो वो होते हैं आपके कोन्स। अगर बोलेगा कि लाइट को सेंस करने के लिए कौन से होते हैं तो वो आते हैं आपके रॉड्स बोल दो या रोड्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर भी रिएक्शन से अगर हम बात करते हैं तो पहले इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं CO2 फिक्सेशन, ग्लाइकोलिसिस, ATP फॉर्मेशन एंड योर स्टार्च फॉर्मेशन।
अगर हम बात करते हैं कि पहला रिएक्शन कौन सा है फोटोसिंथेसिस का, सो आई बिलीव कि आपने अभी तक अपना आंसर लगा लिया होगा क्योंकि काफी टाइम हमको बोलते हो चुका है। राइट आंसर क्वेश्चन इज योर एटीपी फॉर्मेशन। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है, हम आपको उसको एक डायग्राम से समझाते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस जो है आपकी वो 2 स्टेजेस के अंदर होती है। अब उसके अंदर आपके कुछ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शंस होते हैं आपके वो पहले होते हैं। अब क्या होता है, जो आपके लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं वो वहां पर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, जो लाइट है उसको कैप्चर करते हैं और उस लाइट को यूज करते हैं किस चीज के लिए, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एटीपी एंड एनएडीपीएच को बनाने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेज आपका जो एटीपी फॉर्मेशन है वो वहां पर होता है। उसी के साथ में अगर हम सेकंड स्टेज की आपके साथ बात करते हैं तो सेकंड स्टेज के अंदर आपको जो लाइट है उसकी जो आवश्यकता है वो नहीं होती है और जो जितने भी आपके रिएक्शंस होते हैं वो आपके लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं और ये उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर जो है वो करते होते हैं। मतलब इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा जो साइकिल है वो आपका चलता है। तो बहुत ही बेसिक चीज है कि 2 स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, 2 स्टेजेस के अंदर ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला प्रोसेस है वो आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। दूसरे जो प्रोसेस होता है हमारा वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, वहां पर लाइट की जो आवश्यकता है वो नहीं होती है और उसको हम कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। सो इसका जो आंसर दैट इज योर एटीपी फॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन इज योर ज़िफॉइड प्रोसेस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ। अगर हम ज़िफॉइड प्रोसेस की अगर हम यहाँ पर नॉर्मली बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे स्टर्नम, लंबर वर्टिब्रे, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। ज़िफॉइड प्रोसेस के बारे में अगर आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं तो जो आपका ज़िफॉइड प्रोसेस है ये जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उस टाइम पे एक कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, कार्टिलेज का बना होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो ये आपका बोन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं आपको इसको डायग्राम के साथ बताऊं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके पहले हम आंसर को देख लेते हैं। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर स्टर्नम। जो स्टर्नम है आपकी, अगर आप उसकी डायग्राम को इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका जो लोएस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर ये जो आपका ज़िफॉइड प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो ये स्टर्नम के अंदर आपका होता है। अगर मैं आपको इसके डायग्राम को और क्लैरिफाई करके यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो आपका रीजन है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये आपका स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम के बारे में आई बिलीव कि आपको पता होगा क्योंकि स्टर्नम क्या है, वो आपके जितने भी रिब्स उनको होल्ड करके रखती है। अब उसके नीचे अगर हम बात करते हैं नॉर्मली तो ये वाला जो आपको चीज दिख रही है दिस इज योर ज़िफॉइड प्रोसेस, दिस वन, ओके, दिस इज नोन एज ज़िफॉइड प्रोसेस। ये आपका स्मॉलेस्ट रीजन होता है स्टर्नम के अंदर, या फिर हम बोल दें कि नॉर्मली की ब्रेस्ट बोन के अंदर। एंड ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कार्टिलेज का बना होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन ये डेवलप हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बोन इन अडल्टहुड। जब बड़े हो जाते हैं हम उस टाइम के ऊपर ये बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, जहां पर आपके जो लोअर रिब्स हैं जो अटैच करते हैं ब्रेस्ट बोन के साथ, ये वहां पर आपका अटैच होता है। और जो आपकी टिप है ज़िफॉइड प्रोसेस की वो रिजेंबल करती है किसको, स्वॉर्ड को। स्वॉर्ड क्या होती है, तलवार, ठीक है। सो राइट आंसर क्वेश्चन इज योर स्टर्नम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question of 21 says, appearance of patches of green and non-green areas on the leaves are called as। जब पैचेस हमारे पास हो जाते हैं ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज ऑन द लीव्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन है क्लोरोसिस, मॉटलिंग, नेक्रोसिस एंड डिकम्पोजिशन। हमारे पास यहाँ पर 4 डिफरेंट तरह की टर्म्स आपके पास आई हैं, तो हमें 4 के 4 टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पहले पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें क्लोरोसिस के बारे में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन अगर अभी जो इसका आंसर है, अभी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से लगाइए, लेकिन इससे आपका जो आंसर है वो डिटेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ तो ये हो जाएगी कि हमने 4 अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा, तो अगर कल को हमारा वहाँ से भी क्वेश्चन अगर उठ के आता है तो हम उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोसिस के बारे में। अब क्लोरोसिस क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो पत्ते होते हैं ना आपके वो येलो कलर के हो जाते हैं, ठीक है, आपके जो पत्ते होते हैं येलो कलर के जाते हैं। सो येलोइंग ऑफ लीफ टिश्यू ड्यू टू द लैक ऑफ द क्लोरोफिल। आपका जो लीफ का जो टिश्यू है वो आपका येलो हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल, तो उसको हम बोल देते हैं क्लोरोसिस। ये क्लोरोफिल की वहां पर कमी है तो उसको बोलते हैं क्लोरोसिस। अब दूसरा है दैट इज और मॉटलिंग। अब मॉटलिंग क्या होता है कि आपके जो पैचेस बोल लो या फिर आपके स्पॉट्स बोल लो, जो किसका आंसर भी है वो वहां पर लीव्स के ऊपर पड़ जाते हैं। उसी तरह से अगर नेक्रोसिस की बात करेंगे, नेक्रोसिस हम लोग किसी भी एनिमल टिश्यू के अंदर उसकी बात कर सकते हैं, आपके प्लांट टिश्यू के अंदर उसकी हम बात कर सकते हैं। सो अगर नेक्रोसिस की बात करते हैं तो डेथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज थ्रू डिजीज या फिर किसी इंजरी के कारण उनकी जो डेथ है वो हो चुकी है, तो उसको हम नेक्रोसिस बोल देते हैं। उसी तरह से आपका डिकम्पोजिशन है, आपको पता ही है कि आपका जो डिकम्पोजिशन है वो क्या होता है, किस चीज़ को डिग्रेड कर देना उसको हम लोग डिकम्पोजिशन का जो नाम है वो दे देते हैं। तो उसका जो आंसर दैट इज मॉटलिंग। अगर मैं आपको थोड़ा सा मॉटलिंग के बारे में यहाँ पे समझाता हूँ, अगर मॉटलिंग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जैसे टबाकू बीन मॉटलिंग वायरस है, उसके आगे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। बीन पॉड मॉटल वायरस, उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो मॉटल जो है आपका एक पैटर्न है इरेगुलर मार्क्स का, स्पॉट्स का। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो ये आपके सारे के सारे जो स्पॉट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज नोन एज योर मॉटलिंग। तो ये आपकी जो मॉटलिंग है वो होती है।
अगर हम आगे चलते हैं ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एस। जब भी हम H2O की बात करते हैं, H2O मीन्स वाटर, जो पानी आप पीते हैं उसको हम H2O के नाम से केमिस्ट्री की जो भाषा है उसके अंदर जानते हैं। तो अगर हम आपको H2O का डायग्राम बना के दिखाते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको वो डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा भी हाँ इसका आंसर डिड्यूस करो। सो द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज। अब हम लोग हाइड्रोजन के जो दो हमारे एटम्स होंगे और जो हमारे H2O जो दो है ना, उसका मैं आपको एक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बना के दे रहा हूँ। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये फर्स्ट आपका ऑक्सीजन हो गया, उसी के साथ में आपके दो हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। अब H2O को हम H2O के साथ कंबाइन कर रहे होंगे, उसी के साथ में पहला ऑक्सीजन के साथ पहला हाइड्रोजन, उसके बाद हमारा दूसरा हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, योर हाइड्रोजन, दिस इज योर सेकेंड ऑक्सीजन एंड दिस इज योर सेकेंड हाइड्रोजन। ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, डाइपोल पॉजिटिव डाइपोल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो नेगेटिव है उसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो बनी है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है पानी के अंदर वो किस तरह से बनता है, वो बनता है ड्यू टू द डायनामिक अट्रैक्शन बिटवीन योर नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी और आपके साथ बात यहाँ पर करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पानी के अंदर जैसे एक डायनामिक अट्रैक्शन होती है, और हमने यहाँ पर बात करी थी कि कितने होंगे। तो ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4 एंड 5। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एज 4। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पानी के मॉलिक्यूल के अंदर। सो वो आपकी 4 होगी। With that, let's move on to the next question. The next question says which metal is used in the photolysis of water. अब आपको फोटोलिसिस से पहले ये चीज समझने की जरूरत है कि फोटोलिसिस होती क्या है। देखो, फोटोलिसिस आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हैं। किस चीज के अंदर? ऑक्सीजन के अंदर करते हैं। यहाँ पर सवाल में ये पूछ रहा है कि कौन सा जो मेटल है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम एंड मैंगनीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर मैंगनीज। मैंगनीज का हम जो इस्तेमाल है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में करते हैं। अगर हम फोटोलिसिस की बात करते हैं तो फोटोलिसिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन व्हिच इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। मतलब बेसिक से चीजें हैं, आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होता है उस टाइम के ऊपर कौन सा जो मेटल उसका इस्तेमाल है वो वहां पर होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैंगनीज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला सवाल हमसे पूछता है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रेट हिस्टामाइन। अब हिस्टामाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टर्म आपकी हो जाती है, और आपसे इसका जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। आपसे गॉबलेट सेल्स का क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, आपसे गॉबलेट सेल्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे जाइमोजन सेल्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका पेप्टिक चीज सेल्स का जो क्वेश्चन वो भी पूछा जा सकता है। तो आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन को एग्जामिनर जो आपका वो हिट कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं फॉलोइंग सेल्स सिक्रेट हिस्टामाइन, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर मास्ट सेल्स। जो आपके मास्ट सेल्स हैं वो आपका जो हिस्टामाइन है उसको सिक्रेट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन पैथोजेंस, हिस्टामाइन जो है वो प्रोड्यूस करा जाता है बाय द बेसिफिल्स एंड बाय द मास्ट सेल्स फाउंड बाय द कनेक्टिव टिश्यूज। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हिस्टामाइन है उसको कौन सिक्रेट करता है, आपके जो मास्ट सेल्स है वो आपको उसको सिक्रेट करते हैं। और हिस्टामाइन जो है आपका एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड भी है जो कि आपका जो हमारे लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेज है उस पर भी काम करता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको एलर्जी है मान लीजिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे मुझे एलर्जी है तो हम जब गांव जाते हैं घर पे, तो जब झाड़ वगैरह लगता होता है वहाँ पे, तो वो ना नाक में बहुत दिक्कत करता है, तो उस टाइम पे छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो उस टाइम के ऊपर जो हमारी बॉडी है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो उस टाइम पे रिएक्ट कर रही होती है। तो उस टाइम के ऊपर हिस्टामाइन जो है सिक्रेट हो रहा है, तो उस टाइम पे मुझे एंटी हिस्टामाइन्स लेने पड़ते हैं ताकि वो जो उसका जो एक्शन था वो खत्म हो जाए। जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हमारी जो बॉडी दे रही होती है ऑर्गेनिकली, उनको वो हम लोग खत्म कर रहे होते हैं। और उसी के साथ में एक चीज़ और है कि अगर हम मास्ट सेल्स की बात करते हैं जो कि हिस्टामाइन को सिक्रेट कर रहे हैं, तो हिस्टामाइन आपका एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस आपका एक कंपाउंड है जिसको कि आपका लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेज में भी काम करता है। और आपका ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो कि अगर गट की अगर हम बात करते हैं, उसी के साथ में अगर न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी ब्रेन के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो आपका कर रहा होता है। तो इम्यूनिटी आपकी यही होती है कि आपकी जो क्षमता है वो कितनी है। अगर आपको छींकें आ रही है मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन आपको वो इफेक्ट काफी टाइम तक नहीं चाहिए। तो हिस्टामाइन जो है वो आपका सिक्रेट हुआ है उस टाइम पे, तो आपको उसको खत्म करने के लिए आपको जो एंटी हिस्टामाइन जो ड्रग्स होती हैं, जैसे अगर मोडेलोकोस की बात करें, लेवोसिट्रोजिन की बात करें, उस टाइम के ऊपर आपको जो एंटी हिस्टामाइन्स है वो आपको उस टाइम पे लेने पड़ते हैं। सो हमने बात करी भी मास्ट सेल्स के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का है विच अमंग द फॉलोइंग इज वन सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन है प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मोनेरा। जब भी हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द मोनेरा, मोनेरा के बाद हम लोग आते हैं प्रोटिस्टा पे, उसके बाद आते हैं फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। लेकिन अगर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद मोनेरा, मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा के अंदर आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक।
है ना, वो सारे आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, अब प्रोटिस्टा के अंदर आपके जो यूकैरियोटिक्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी आप प्रोटिस्टा की बात करते हैं उनके पास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी होने वाला है। वन सेल्ड यूकैरियोटिक का मतलब है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उनके अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस है, उसी के साथ में वो सिंगल सेल्ड हैं। ठीक है, दे आर single celled. They are single celled and as we know by the name called protista. तो protista आपके लिए इसका जो आंसर है वो है, हमने नॉर्मली बात करी है सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूजुअली कंपोज ऑफ सिंगल सेल, इसके अंदर सिंगल सेल आपका होता है एंड कॉलोनी ऑफ सिमिलर सेल्स के साथ होते हैं, ये आपके पानी के अंदर रहते हैं एंड मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में आपके वो रहते हैं, है ना। तो ये आपका एक काफी अच्छा एक टॉपिक हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे कहीं भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे पूछेगा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का आप यहाँ पर नाम बताइए। अगर वो आपसे पूछेगा कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का नाम बताइए, तो आपको उस टाइम पे बोलना है दैट इज योर मोनोरा। अगर बोलेगा आपसे कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का नाम बताइए, दैट इज मोनोरा, और अगर बोलेगा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का नाम बताइए, दैट इज योर प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा वाज द आंसर। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लोइम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन, जो आपका फ्लोइंग पैरेन्काइमा है वो कहां पर एब्सेंट होता है। ऑप्शंस हैं डाइकॉट लीफ, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड योर मोनोकॉट स्टेम। अगर हम बात करेंगे फ्लोइंग पैरेन्काइमा के बारे में तो थोड़ी सी इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले हमको उसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ। आई बिलीव कि आपने अभी तक अपना जो आंसर होगा, जो आपको लगता है कि वो जो आंसर सही है आपने वो अभी तक लगा लिया होगा, सो मुझे लगता है कि आपका ये आंसर सही है। सो अगर आपने मोनोकॉट स्टेम आंसर लगाया है तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगर हम मोनोकॉट स्टेम की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम फ्लोइम जो अब फ्लोइम क्या है, फ्लोइम हमारा एक वेस्कुलर टिश्यू है। अब फ्लोइम क्या करता है, हमारे पास दो तरह के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, आपका जाइलम होता है, फ्लोइम होता है। जाइलम का काम क्या है, वो आपका वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे के पूरे प्लांट के अंदर। उस तरह से फ्लोइम क्या कर रहा है, आपकी जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लोइम के थ्रू हो रहा है। अब फ्लोइम जो है ना आपका एक ऐसा पाथवे भी है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की सिग्नलिंग होती है, और ये आपका एक स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है प्लांट बॉडी का। उसी के साथ में इसके अंदर आपके तीन तरह के सेल टाइप्स होते हैं, सीव एलिमेंट्स, पैरेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। सो अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि फ्लोइम पैरेन्काइमा कहाँ पर एब्सेंट होता है, तो आपका जो फ्लोइम पैरेन्काइमा है वो आपका मोनोकॉट स्टेम के अंदर एब्सेंट होता है। उसी के साथ में लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसी तरह से पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो आपसे इस तरह के जो क्वेश्चन है और भी पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने तीन क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए हैं। सो अगर हम बात करें दैट फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन इज योर न्यूरॉन। न्यूरॉन्स एक कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि एक बार अगर डीजनरेट हो जाते हैं तो उसके बाद वो दोबारा से जनरेट नहीं होते हैं। इन द मोस्ट केस सिनेरियोस उनको जनरेट करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में, सो जो आपका फंक्शन यूनिट ऑफ जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज योर नेफ्रॉन। एंड उसी के साथ में अगर हम लीवर की बात करेंगे तो आपको मुझे लिख के बताना है दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका हो सकता है। अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके सिनेप्सिस हैं, सिनेप्सिस के बीच में जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा होता है, तो वो आपका होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन इज द न्यूरो ट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन इज योर न्यूरो ट्रांसमीटर। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और अगर कुछ एक्सेप्शन की अगर बात करेंगे तो फंजाई और जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपके जो नर्व सेल्स हैं वो नहीं होते हैं। अब ओके, उसी के साथ में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बताइए। यह क्वेश्चन आप सारे लिख के जाएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। स्मॉलेस्ट सेल के बारे में पूछेगा, लार्जेस्ट सेल के बारे में आपसे पूछ सकता है, लॉन्गेस्ट सेल के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस भी हैं वो और भी पूछ सकता है। अगर स्मॉलेस्ट सेल के बारे में पूछेगा तो बोल देना पीपीएलओ या फिर बोल देना माइकोप्लाज्मा। सारे के सारे मुझे ना पीपीएलओ की एब्रिविएशन है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ पीपीएलओ। और लार्जेस्ट सेल और जो लॉन्गेस्ट सेल है मुझे वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के जाएंगे। अगर नहीं लिख के जाओगे, अच्छे कमेंट्स नहीं होंगे, तो मैं उसको दोबारा से नहीं बनाऊंगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत सारे बच्चों को आना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, 7th 8th में जिसको पढ़ते होता है। क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा जो हमारा ग्लैंड है वो कौन सा है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ये लीवर जो आपका सबसे ज़्यादा जो ग्लैंड बड़ा ग्लैंड है वो है। उसी के साथ में आपका अगर आपसे पूछ लेगा दैट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत होगी, लार्जेस्ट LARGEST। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि भाई लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी के बारे में बताओ, तो आप मुझे बताओगे कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है। उसी के साथ में जो लार्जेस्ट हमारा ग्लैंड है दैट इज योर लीवर। उसी के साथ में
पैनक्रियाज और थायराइड के पास कौन से हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और पैनक्रियाज के आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स हैं वो कौन से होते हैं और वो किस किस काम में आते हैं, आपको वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका हो सकता है। अगर हम लीवर की बात करते हैं, लीवर जो है आपका एक हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है एंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर। एंड कहाँ पे लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और ये वहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है सिस्ट्रॉन। अभी सिस्ट्रॉन क्या होता है? ऑप्शन है फंक्शनल यूनिट ऑफ आरएनए, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन एंड रेप्लिकेशन यूनिट ऑफ जीन एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ जीन। सो अगर आपसे कभी भी कोई सिस्ट्रॉन के बारे में पूछता है, सिस्ट्रॉन और जो आपका सिस्ट्रॉन है, देखो सिस्ट्रॉन क्या है, आपका जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ जीन है वो नहीं है, नहीं आपका वो रेप्लिकेशन यूनिट ऑफ जीन है। आपका अगर बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की, जो नॉर्मल चीज होती है, जो बेसिक यूनिट है उसकी, वो आपका होता है सिस्ट्रॉन। तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज नोन एज योर सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन हम अल्टरनेटिव टर्म बोल सकते हैं जीन के लिए, तो जीन और सिस्ट्रॉन एक तरह से सेम ही चीजें जो है वो आपकी रहती हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, उसके बाद हम लोग अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आई नो कि क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अगर आप अभी तक टिके हैं वेरी गुड, लगे रहिए, बस प्रिपरेशन करते रहिए, चीज़ें आपकी ऐसे ही चलती रहेंगी और आपको बहुत अच्छी जो आपके मार्क्स हैं वो आने वाले टाइम में आएंगे। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज यंग कॉकरोच कॉल्ड, हम यंग कॉकरोच को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है लाइट, nymph, गैम्बोसिया एंड क्रैब। गैम्बोसिया से भी आपको क्वेश्चन आता है, गैम्बोसिया से भी आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आता है? कौन सी ऐसी फिश है जो मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करती है? नेम ऑफ द फिश हु फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वा, तो आपकी होती है गैम्बोसिया। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज यंग कॉकरोच कॉल्ड एज, सो ही इज कॉल्ड एज nymph। सो हमने यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन यहाँ पर आपके साथ करा है, एंड आपसे एक ही प्रार्थना है कि डू लाइक, सब्सक्राइब टू चैनल, और जितनी भी आपकी बेल नोटिफिकेशन आइकन आप उसको ऑन कर दीजिएगा। एंड अगर आपको इन चीज़ों का पीडीएफ चाहिए तो जैसे ही सीरीज खत्म हो जाएगी आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां पर जाकर उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी टुडे इन द टुडेस क्लास। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।